नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः विकास कुमार एसजी चैनल पर। मैं विकास गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्रकाश के लेक्चर का तीसरा दिन है। इससे पहले दो पार्ट जो है मैंने प्रकाश के डाल दिए, जिसमें हमने परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और इसके अलावा वर्ण विक्षेपण का छोटा सा पार्ट समझा था। आज हम वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, तो वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं दोस्तों, वैसे की वैसे इस व्हाइट बोर्ड पर हम ऑफलाइन क्लासेस की तरह पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जो भी आपकी वनडे कंपटीशन एग्जाम है, चाहे एसएससी है, चाहे इसके अलावा आपका आरएएस प्री है, या फिर आपका रेलवे की एग्जाम्स है, ग्रुप डी वगैरह, एसएससी जीडी की एग्जाम्स है, कांस्टेबल एमटीएस की, तो दोस्तों जितनी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें वनडे कंपटीशन एग्जाम्स जो ऑब्जेक्टिव मानी जाती है, उन सब की तैयारी के लिए ये वीडियोस और ये फिजिक्स का कोर्स बहुत लाभदायक होगा। आज चालू करते हैं दोस्तों वर्ण विक्षेपण। देखिए, वर्ण विक्षेपण पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था, उसका इंट्रोडक्शन जो है आपको दे दिया था। आज इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। आज इंद्रधनुष को भी हम देखेंगे दोस्तों। वर्ण विक्षेपण, जिसको कलर डिट्रैक्शन भी हम बोलते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, उसी से वहीं से कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। सारे स्टूडेंट्स जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी कॉपी को, नोटबुक जो है आपको खोल के बैठ जाइए, और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं वैसे वैसे आप उसको नोट डाउन करते चले। अगर टाइम कम मिलता है नोट डाउन करने का, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या दोबारा वीडियो को देखकर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे ऑफलाइन बैचेज में कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं। इस ऑफलाइन बैच के बंद होने के कारण, ऑफलाइन कोचिंग्स के बंद होने के कारण कोरोना काल में दोस्तों इस चीज को मैंने ऑनलाइन में कन्वर्ट किया है, और वैसे जैसा मैं बैच में पढ़ाता हूं वैसे ही वैसे हम यहां बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कांच का टुकड़ा है जिसको हमने क्या बोला था दोस्तों? प्रिज्म बोला था। क्या बोला था? प्रिज्म बोला था। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने कहा आपसे कि ये जो श्वेत प्रकाश है, एक बार हम वापस उसको रिपीट कर देते हैं। ये जो श्वेत प्रकाश यहां से गुजर रहा है दोस्तों, इस श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म पर अगर आपतित किया जाए, तो हमने पिछले वीडियो में अपवर्तन पढ़ा था। अपवर्तन एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं आपको, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। वहीं जो घटना है वो यहां पर हो रही है, क्योंकि प्रकाश जा रहा है दोस्तों वायु से कांच के प्रिज्म में। वायु से किसके प्रिज्म में जा रहा है? कांच के प्रिज्म में जा रहा है। तो अब क्या होगा कि जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी दोस्तों, तो ये सीधा चलने की बजाय और अपने मार्ग से क्या कर जाएगी दोस्तों? भटक जाएगी, और ये नीचे आधारीय भाग की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, अब आधारीय भाग की तरफ मुड़ी, उसको तो हमने क्या कहा दोस्तों? अपवर्तन कहा। लेकिन वर्ण विक्षेपण की घटना में क्या होगा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित किया जाएगा, तो प्रिज्म से निकलकर, प्रिज्म से गुजरकर दोस्तों अपवर्तन के फलस्वरूप ये आधारीय भाग की तरफ मुड़ेगी तो सही, लेकिन मुड़ने के साथ साथ ये प्रकाश की किरण अनेक 7 रंगों में बट जाएगी। कितने रंगों में बढ़ जाएगी? 7 रंगों में बढ़ जाएगी। और यही घटना जो है दोस्तों, ये कहलाती है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, दोबारा एक बार आप सुन लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, कि श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म पर गुजारा जाता है, तो प्रिज्म से निकलकर अपवर्तन के फलस्वरूप वह अनेक रंगों में विभक्त हो जाती है, और अनेक रंगों में विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम कहते हैं उसे वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब देखिए, वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप ये जो रंगों की पट्टी बनेगी, इसे हम कहेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे दोस्तों? दृश्य स्पेक्ट्रम, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमारे सामने कितने रंग हुए? तो हमारे सामने जो ये दोस्तों हुए 7 रंग। कितने रंग हुए? 7 रंग हुए। तो श्वेत प्रकाश 7 जो रंगों का पुंज होता है, और जब प्रिज्म से उसे गुजारा गया, तो वर्ण विक्षेपण की घटना के फलस्वरूप जो है, और वो अनेक रंगों में बट गया। अब देखिए, यहां पर जो सबसे ऊपर रंग होगा ना दोस्तों, सबसे ऊपर रंग होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण की फलस्वरूप जो घटना होती है, उसमें प्रकाश का सबसे ऊपरी रंग कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊपर जो रंग होगा वो होगा दोस्तों लाल रंग, और सबसे नीचे जो रंग होगा वो रंग होगा बैंगनी रंग। अब आपने एक ट्रिक सुनी होगी, इसको मैं मिटा देता हूं। ये आपने समझ लिया, वर्ण विक्षेपण दृश्य स्पेक्ट्रम, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। आप वहां चेक कर सकते हैं इस चीज को, वहां से लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। समझिएगा, आपको एक ट्रिक अच्छे से ध्यान होगी। बे जा नी आ है पिनाला, या फिर आ की जरूरत नहीं है, पीनाला। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं दोस्तों विवग्योर।
जब इंद्रधनुष हम पढ़ते हैं तो ये ट्रिक बहुत काम आती है, मध्य के रंग, शुरू के रंग और लास्ट के रंग याद करने की। तो देखिए यहाँ पर जो रंग है वो बैंगनी है और यहाँ पर कौन सा है, लाल है। लेकिन वर्ण विक्षेपण की घटना में सबसे ऊपर का जो रंग होगा वो कौन सा होगा, लाल होगा, और उसके बाद कौन सा होगा, बैंगनी होगा। ठीक है, बीच के रंग कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए लाल के बाद में यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पर जो रंग होगा वो होगा आपका नारंगी। ठीक है, ये देखिए ना आ रहा है ना। उसके बाद कौन सा रंग होगा, पीला रंग होगा। पीले के बाद में कौन सा रंग होगा, हरा रंग होगा। उसके बाद में जो रंग होगा वो होगा नीला, नीला, और नीले के बाद जो रंग होगा वो होगा जामुनी, और जामुनी के बाद में सबसे नीचे जो रंग होगा वो होगा बैंगनी। ठीक है, तो ये 7 रंगों का पुंज जो है वो प्रकाश की किरण उसमें बट गई अलग अलग। अब देखिए सबसे ऊपर लाल रंग क्यों होगा, वो इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है सब रंगों से। तरंग दैर्ध्य जिसको हम वेवलेंथ या लैम्बडा बोलते हैं वो किसकी ज्यादा होती है, रेड कलर की ज्यादा होती है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैंगनी रंग की। कौन से रंग की, बैंगनी रंग की। ठीक है, अब एग्जाम में क्या सवाल आता है वो सुनिएगा आप। ठीक है, वर्ण विक्षेपण की घटना के फलस्वरूप, क्वेश्चन सुनिएगा, वर्ण विक्षेपण की घटना के फलस्वरूप निम्न में से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, या फिर किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो देखिए आपको क्या करना है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी ना, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी दोस्तों, उसका विचलन जो है ना वो सबसे कम होगा, उसका विचलन जो है वो सबसे कम होगा। और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका विचलन जो है ना वो सबसे क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। ठीक है, अब इस चीज को आप कैसे याद रखेंगे, सुनिए, इस चीज को आप ऐसे याद रखेंगे कि तरंग धैर्य, पीछे आ रहा है ना धैर्य, धैर्य आ रहा है, तो इसका मतलब जिसके अंदर, जिस इंसान के अंदर धैर्य कम होता है वही ज्यादा क्या होता है दोस्तों, विचलित होता है। आपको पता है जिसके अंदर धैर्य होता है, धीरज होता है, वो अपने मार्ग में अडिग रहता है, विचलित नहीं होता है। तो देखिए वो ट्रिक यहाँ काम करेगी आपको याद करने के लिए। जिसका धैर्य कम है, जिसका धैर्य क्या है, कम है, उसका विचलन जो है वो क्या होगा, अधिक होगा, वो ज्यादा विचलित होगा। और जिसका धैर्य दोस्तों ज्यादा होगा उसका विचलन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जैसे बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा, उसके बाद जामुनी का, उसके बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी, और सबसे कम किसका, लाल का हो गया। लाल की वेवलेंथ ज्यादा है, नारंगी की कम, पीले की कम, हरे की और भी कम, और बैंगनी की सबसे कम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मैं यहां पर आपके लिए लिख भी देता हूं कि किस रंग की आपको याद करना है, किस रंग की जो तरंग दैर्ध्य है, थोड़ा यहाँ पर फोकस आ रहा होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा, लाइट का फोकस आ रहा है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं बिल्कुल ऑफलाइन पे चीज की तरह। ठीक है, सबसे अधिक होती है तो आप बताएंगे साहब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। और अगला क्वेश्चन आया कि किस रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है, तो आप बताएंगे दोस्तों बैंगनी रंग की कम होती है। ठीक है, प्रकीर्णन में भी हमने ये बात पढ़ी थी, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, इसके अलावा दोपहर के समय सूर्य का सफेद दिखाई देना, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, वहां भी हमने इस चीज को देखा था, तरंग दैर्ध्य वाली बात को, और यहाँ भी इस चीज को हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या हो गया, देखिए नीला, जामुनी और बैंगनी ये तो एक जैसे कलर है। ठीक है, नीला, जामुनी और बैंगनी हल्का हल्का नीला कलर देते हैं, आपने जामुन देखा है नीला कलर है, नीला कलर तो लिख ही रखा है, बैंगनी कलर, वॉयलेट कलर भी कैसा होता है, हल्का नीला होता है। तो ऊपर के जो तीनों है ना, पीला, नारंगी और लाल, ये तो लाल जैसे कलर हैं, पीला हो गया, नारंगी हो गया, लाल हो गया, ये तीनों जब मिलते हैं तो हल्का लाल बनाते हैं। और नीला, जामुनी और बैंगनी मिलते हैं तो ये हल्का नीला बनाते हैं। और इसी कारण से आकाश का रंग कैसा नजर आता है दोस्तों, आकाश का रंग हमको नीला नजर आता है, क्योंकि ऊपर के जो चारों कलर है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, किस में आएगा, बीच में आएगा। तो ये जो चारों कलर है ये तो क्या होते हैं दोस्तों, अवशोषित हो जाते हैं। जबकि नीला, जामुनी और बैंगनी, इनका जो प्रकीर्णन होता है, इनका विचलन जो है वो ज्यादा होता है, तो वो पूरे आकाश में फैल जाते हैं, और प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग कैसा नजर आता है, नीला नजर आता है। ठीक है, तो ये बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आज आप इस चीज को उतार लीजिए, उसके बाद हम जस्ट आगे चलते हैं। वर्ण विक्षेपण का उदाहरण हम समझेंगे, कहां पर हम वर्ण विक्षेपण का उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, चित्र भी आप, डायग्राम भी जरूर उतारे, फटाफट उतार ले दोस्तों, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, या तो आप उतार लें या फिर आप जो है वो
स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, बेजान यहाँ पिनाला को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा विबग्योर। चलिए, तो ये हमारा वर्ण विक्षेपण है जिसमें हमने 2 क्वेश्चन भी किए। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि इंद्रधनुष का या फिर श्वेत प्रकाश के मध्य का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, तो आप बताएंगे हरा होता है। सबसे बाहर का रंग नीला, उधर बैंगनी। तरंग दैर्ध्य कम या ज्यादा किसकी होती है, विचलन कम या ज्यादा किसका होता है, तो वो भी मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों अगले पेज की तरफ। तो इसको मैं मिटाता हूं और वर्ण विक्षेपण का सबसे शानदार जो उदाहरण है, देखिए अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, इनके तो 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ण विक्षेपण का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है इंद्रधनुष का बनना। किसका बनना दोस्तों, इंद्रधनुष का बनना। और एग्जाम में इससे बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रेनबो, रेनबो निर्माण जो है वो प्रक्रिया कैसे होती है वो आप समझिएगा। तो सबसे पहली बात तो इंद्रधनुष के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो देखिए इंद्रधनुष कब होगा, जब वर्षा हो रही होगी। ठीक है, या तो वर्षा हो रही होगी या फिर वर्षा होने के बाद। इंद्रधनुष आपको देखना है तो बरसात का इंतजार करना पड़ेगा और वर्षा होने के बाद में इंद्रधनुष हमें दिखता है। तो एक तो आपकी आवश्यक शर्त ये हो गई कि इंद्रधनुष तब दिखेगा जब वर्षा हो जाएगी, अच्छी खासी बरसात हो। और दूसरा ये कि धूप निकल रही हो। क्या निकल रही हो, धूप निकल रही हो। रात को बरसात हो रही है और आप कहें कि मुझे इंद्रधनुष दिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रात को तो चंद्रमा और तारे ही दिखेंगे। ठीक है, दिन में इंद्रधनुष देखना है तो धूप निकली होनी चाहिए और बरसात हो जानी चाहिए। 2 चीजें आपके सामने हो गई। तीसरी चीज क्या है दोस्तों, समझिएगा, या फिर मैं आपको पूरा प्रकरण ही बता देता हूं इंद्रधनुष कैसे बनता है। मान लो बरसात होने के बाद वर्षा की छोटी छोटी क्या होती है दोस्तों, बूंद होती है, छोटी छोटी जलवाष्प होती है, वातावरण में मौजूद होती है। इस जलवाष्प पर सूर्य का प्रकाश गिरता है। सूर्य का क्या गिरता है, प्रकाश। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य भगवान है, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। ये सूर्य भगवान है। ये सूर्य भगवान जो है प्रकाश की किरण को भेजेंगे और जो ये बूंद है, ये बूंद जो है दोस्तों ये काम करेगी प्रिज्म का। किसका काम करेगी, प्रिज्म का काम करेगी। अब देखिए इसमें वर्ण विक्षेपण क्या होगा, कैसे होगा, समझिएगा। सूर्य की किरण, प्रकाश के जो किरण है वो प्रिज्म बनी हुई जो बूंद है, बूंद जो प्रिज्म का काम कर रही है, उस प्रिज्म रूपी बूंद पर गिरेगी और उस बूंद से गुजरते हुए अनेक रंगों में क्या हो जाएगी दोस्तों, विभाजित हो जाएगी। अनेक रंग कितने होते हैं, तो अनेक रंग होते हैं इंद्रधनुष के। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। अनेक रंगों में विभाजित हो जाएगी और अनेक रंगों में विभाजित होने के कारण किसका निर्माण होगा दोस्तों, इंद्रधनुष का निर्माण होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले वर्ण विक्षेपण को समझ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अनेक रंगों में विभाजित होता है, उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये घटना जो है ये किसका उदाहरण हो गई, इंद्रधनुष का बनना दोस्तों किसका उदाहरण हो गई, वर्ण विक्षेपण का उदाहरण हो गई। 2 शर्तें मैंने आपको बताई इंद्रधनुष देखने के लिए, वर्षा होने के बाद हो गई, धूप निकल रही हो, और तीसरी शर्त यह है दोस्तों इंद्रधनुष तभी बनेगा, तभी अपने को दिखाई देगा जब हमारी जो पीठ है, हमारी जो पीठ है वो सूर्य की तरफ हो। यानी हमारा जो मुंह है, हमारा जो मुंह है वो सूर्य की कौन सी दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। कहने का मतलब पीठ अगर सूर्य की तरफ होगी, जैसे मान लो ये सूर्य निकल रहा है, मैं दिख रहा हूं आपको पीछे सूर्य निकल रहा है मेरे, तो इंद्रधनुष बनेगा सूर्य की विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष सदैव, आप लिख लें इसको, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, मैं आपको लिख भी देता हूं। एसएससी की एमटीएस 14 मई 2017 का सवाल है। इंद्रधनुष सदैव बनता है, इंद्रधनुष सदैव बनता है, तो आपको ध्यान रखना है इंद्रधनुष सदैव बनता है सूर्य की विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में बनता है, सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। एसएससी एमटीएस में आया हुआ सवाल है। इसके अलावा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष बनते समय या इंद्रधनुष को देखते समय हमारी पीठ किस तरफ होनी चाहिए। तो अगर आपने लिख दिया कि सूर्य की विपरीत दिशा में होनी चाहिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की विपरीत दिशा में अगर पीठ होगी तो हमारा मुंह सूर्य की तरफ हो जाएगा, जो कि गलत है। सूर्य की ओर हमारी पीठ होनी चाहिए और हमारा मुंह जो है वो सूर्य के विपरीत दिशा में होना चाहिए, तो हम जो है इंद्रधनुष देख पाएंगे। जैसे मान लो ये खड़ा हूं मैं, आप तो आपका मत मानो, ये मैं खड़ा हूं ऐसे, थोड़ा सा स्टाइल लगा लेते हैं ऐसे, पीठ तो ये मेरा मुंह है ना, ये तो इधर होना चाहिए, और मेरा जो बैक है ना वो किधर होना चाहिए, सूर्य की तरफ होना चाहिए, तो मैं इंद्रधनुष को देख पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो शर्तें हैं इंद्रधनुष बनने के लिए दोस्तों, इनको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ूंगा। इंद्रधनुष की प्रक्रिया में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है या वर्ण विक्षेपण होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उन सब की हम बात करेंगे। कितनी बार अपवर्तन कितनी बार परावर्तन होता है उसकी बात करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए।
इंद्रधनुष बनने के लिए हमें वर्षा होने के बाद का इंतजार करना पड़ेगा, धूप निकलनी चाहिए और इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में सदैव बनेगा। 7 रंगों में इंद्रधनुष बटता है। इंद्रधनुष देखते समय हमारा जो पीठ है वो सूर्य की तरफ होनी चाहिए और हमारा जो मुंह है वो सूर्य की कौन सी दिशा में होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। और इंद्रधनुष का बनना बेसिकली कौन सी घटना है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण घटना है। तो ये सारा जो है वो आप एक बार नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे हम चलेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें, बार बार मुझे हटना पड़ रहा है क्योंकि आप नोट डाउन कर लें ताकि, चलिए मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आपने या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ ही साथ मैं पढ़ाता जाऊं तब भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों वर्ण विक्षेपण का जो उदाहरण हमने इंद्रधनुष देखा था उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, ठीक है। तो यहां मैं एक बार वापस इंद्रधनुष लिख रहा हूं। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से एग्जाम में और स्टूडेंट कंफ्यूज कहां होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इंद्रधनुष जब भी बनेगा ना दोस्तों तो 2 प्रकार का इंद्रधनुष होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष, चार्ट से पढ़ा रहा हूं आपको, चार्ट बना के तो याद हो जाएगा इससे। एक तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष, ओके। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है। कितना बार अपवर्तन होता है? 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। मैं यहां पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार अपवर्तन होता है, पूछ लेते हैं कई बार। कितनी बार अपवर्तन होगा? 2 बार होगा और 1 बार क्या होगा दोस्तों, परावर्तन होगा। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होगा दोस्तों, 2 बार ही अपवर्तन होगा, 2 बार ही अपवर्तन होगा लेकिन परावर्तन भी 2 बार होगा, ठीक है। अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहेंगे यहाँ पे कि सर ये क्या है, 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन, समझ में नहीं आया। कभी इधर 1 बार है उधर 2 बार है, ऐसे कैसे याद होगा, कंफ्यूज हो सकते हो। तो तरीका क्या है वो सुनिए। तरीका ये है कि देखिए प्राथमिक है, प्राथमिक का मतलब सिंगल। तो देखिए प्राथमिक में क्या हो रहा है कि 1 बार परावर्तन हो रहा है और द्वितीयक में कितनी बार हो रहा है? 2 बार। ऐसे याद कर लीजिए, प्राथमिक में 1 बार, द्वितीयक में 2 बार। प्राथमिक में 1 बार परावर्तन, द्वितीयक में 2 बार परावर्तन। और अपवर्तन तो दोनों में 2-2 बार है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अपवर्तन तो दोनों में 2-2 बार होता है। परावर्तन प्राइमरी में 1 बार होगा और सेकेंडरी का मतलब कितना होता है? 2 बार। तो परावर्तन सेकेंडरी में 2 बार और प्राथमिक में 1 बार होगा, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे बाहर का रंग कौन सा होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे बाहर का रंग कौन सा होता है, या फिर अंदर का पूछ लिया जाता है। तो देखिए हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि बेनी आपिनाला अपने पढ़ा था, बेजानी पिनाला अपने पढ़ा था। तो सबसे बाहर अपने पास बैंगनी था और इधर कौन सा था दोस्तों, लाल था, ठीक है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होगा, सबसे बाहर का जो रंग होगा ना, सबसे बाहर का, या फिर मैं एक साथ लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं सबसे बाहर और सबसे अंदर, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है। सबसे बाहर और सबसे अंदर। तो देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष के नीचे में क्या लिख रहा हूं, सबसे बाहर जो रंग होगा वो होगा लाल रंग, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर सबसे बाहर जो रंग होगा वो कौन सा होगा, लाल रंग होगा। और सबसे अंदर जो रंग होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, बैंगनी होगा, है ना। क्वेश्चन आया प्राथमिक, कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है, यहां से ध्यान रखना। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर का रंग कौन सा होता है? 50वां एग्जाम में ऐसे आप देखोगे, पिछले प्रैक्टिस सेट आप निकालना, उसमें 50 बार पूछा गया कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर का रंग कौन सा होता है, तो आपको लिखना है लाल रंग और अंदर का कौन सा होता है, बैंगनी रंग होता है, सीधा याद करना है। और द्वितीय रंग में बाहर का, द्वितीय इंद्रधनुष में बाहर का जो रंग होता है इंद्रधनुष में वो बैंगनी होता है और अंदर जो है वो कौन सा होता है दोस्तों, लाल होता है, ठीक है। इसके अलावा इंद्रधनुष से कोई सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर का रंग लाल, अंदर का बैंगनी, द्वितीयक में बाहर का बैंगनी, अंदर का लाल। अब देखिए इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है। तो इंद्रधनुष में एक तो कौन सा हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, देखिए हो रहा है ना परावर्तन, इधर भी है। एक कौन सी हो रही है, अपवर्तन की घटना हो रही है। कुछ मात्रा में दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम आगे देखेंगे, इससे जस्ट वो भी हम पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। इसके अलावा वर्ण विक्षेपण तो होता ही है। वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश की किरण बूंदों से टकराकर अनेक रंगों में क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और विभक्त होने के कारण वहां पर कौन सी घटना मानी जाती है, वर्ण विक्षेपण घटना मानी जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सब चारों ऑप्शन करके आएंगे, क्या होता क्या है, कई बार तो ये एक ही ऑप्शन में आ जाते हैं।
कई बार तो एक ही ऑप्शन में आ जाते हैं परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, तो हमारा आंसर सही होता है। या फिर कई बार क्या होता है कि ये सब अलग अलग ऑप्शन में आते हैं और एक ऑप्शन होता है वर्ण विक्षेपण, फिर आपको वर्ण विक्षेपण करके आना है। या फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि तीनों चारों आपको अलग अलग ऑप्शन में दे दे और लास्ट वाला ऑप्शन दे दे उपरोक्त सभी, तो फिर आपको कौन सा करके आना है, सभी करके आना है। जैसे ऐसे दे दिया, सपोज कीजिए ए ऑप्शन दे दिया, आपको समझना है इस क्वेश्चन को, ये पूछा जाता है कि साहब परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया परावर्तन अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन दे दिया परावर्तन अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन वर्ण विक्षेपण, तो फिर वो आंसर हो जाएगा आपका। या फिर ये सभी वाला आएगा तो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फटाफट उतार लें। इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटनाएं होती है, फटाफट उतारे दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट है, फटाफट उतारे, राइट डाउन करें फटाफट दोस्तों इसको, फिर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझेंगे, ठीक है, फटाफट उतारें सॉरी। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। कल क्या है कि जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने बाद में लाइव चैट में देखा कि भाई कई स्टूडेंट इस कहते सर नोट्स बनाने का टाइम दिया करो, तुरंत मिटा देते हो आप, इसलिए आज मैं 10-15 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम टाइम ऐसे देंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी तकलीफ रहेगी, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर वीडियो को बाद में दोबारा देख के उतार लें या फिर स्क्रीनशॉट से उतार लें, समझ तो रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इंद्रधनुष के अंदर आती है, इसको मिटाता हूं। अब अगला पॉइंट अपनी कॉपी में डाल लीजिए जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी परिभाषा तो एग्जाम में नहीं आती, अलग मैं बताऊंगा आपको परिभाषा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, लेकिन उसका दोस्तों मेन उदाहरण एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे आपने सुना होगा हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है ना। अब इसको दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं TIR के रूप में, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR के रूप में। अब ये क्या होता है, बहुत आसान है, स्टूडेंट्स कई इसको मुश्किल समझ लेते हैं, लेकिन बहुत आसान है, अपन है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके तब समझ में आएगा जब आप समझेंगे क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिटिकल एंगल भी हम कह सकते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होगा समझिएगा आप, आपको मैंने अपवर्तन पढ़ाया था, अपवर्तन में मैंने दोस्तों आपको ये बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी और विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब के पास आ जाएगी, है ना। ये बात अपन ने कर ली थी, वही चीज को थोड़ा सा यहाँ फॉलो करेंगे तो क्रांतिक कोण हमारे समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज कीजिए ये इस तरीके से कोई माध्यम है, यहाँ जैसे पानी भरा है, कुछ भी मान लीजिए द्रव है, ये तो मानता हूं मैं सघन माध्यम, कौन सा माध्यम मानू, सघन माध्यम मानू, माध्यम 1, ठीक है। और ये मैं मान लेता हूं विरल माध्यम, कौन सा माध्यम, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, विरल माध्यम, विरल माध्यम, ये नंबर 2, समझ गए। अब देखिए क्या हुआ कि प्रकाश की किरण जो है ना, प्रकाश की किरण जो है ये आ रही है, साहब रेड पेन से बनाऊं अच्छा लगेगा, सुंदर सुंदर पढ़ाऊं, ये प्रकाश की किरण आ रही है साहब, ठीक है, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। अब हमने पढ़ा हुआ है, अभी जैसे मैंने रिपीट किया कि साहब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब सघन से अगर विरल पे जाएगी, ये क्या है बीच में अभिलंब बन रहा है, क्या बन रहा है, मैंने पहले ही बना दिया, ये क्या बन रहा है, अभिलंब बन रहा है, इसका कोई खासा रोल नहीं है पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने में, बस ऐसे ही बनाया प्रतीकात्मक दृष्टि से। तो जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हट जाती है दोस्तों, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है, ठीक है। अब यहाँ एक कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, देखिए ये तो माना जाएगा कौन सा कोण, आपतन कोण, कोण आई, और ये माना जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कोण आर, कोण आई है और ये कौन है दोस्तों, कोण आर है। यहां तक की घटना अपन अपवर्तन में पढ़ चुके हैं तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, आपके समझ में आ गया होगा। अब क्रांतिक कोण क्या होता है वो समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए मैं इस आई को बढ़ाता चलूं, ठीक है, इस आपतन कोण को मैं क्या करता चलूं, बढ़ाता चलूं, जैसे यहां ले आया, फिर यहां ले आया, फिर यहां ले आया, तो इधर क्या होगा, ये अपवर्तन कोण भी क्या करता चलेगा दोस्तों, बढ़ता चलेगा, समझ रहे हैं। अगर मैं आपतन कोण का मान बढ़ाता चलूं तो ये अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चलेगा, जब, अब आ रही है क्रांतिक कोण की परिभाषा, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं आपतन कोण का मान इतना ज्यादा कर दूं, जब मैं आपतन कोण का मान इतना ज्यादा कर दूं कि ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है यानी जो ये अपवर्तित कोण है ये पहुंच जाए यहां, यानी इसका मान हो जाए दोस्तों 90 डिग्री, समझना, इसका मान कितना डिग्री हो जाए, इसका मान हो जाए 90 डिग्री।
तब इस आई का जो मान रहेगा, इस आई का जो मान रहेगा, उसी आई के मान को हम कौन सा कोण कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। दोबारा समझिएगा, प्रकाश किरण आई अपवर्तित होके मुड़ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आई के मान को बढ़ा रहा हूं तो रिफ्रैक्टेड एंगल का मान भी बढ़ रहा है, अपवर्तित कोण का मान भी बढ़ रहा है। अब इस आई को बढ़ाता चलो इतना ज्यादा कर दूं कि इस आर का मान कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। अगर ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो उस वक्त आई का जो मान है वो कौन सा कोण कहलाएगा दोस्तों? क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? तो इसे हम डिनोट करते हैं दोस्तों सी से। किसे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? तो वैसे तो 90 डिग्री आ रहा है इसका मान। क्रांतिक कोण जो है वो आई को उस वक्त हम कहेंगे जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री पर पहुंच जाए। क्लियर हो गई बात? क्रांतिक कोण आपके समझ में आ गया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं पूर्णांतरिक परावर्तन समझाने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपको क्रांतिक कोण समझ में आ गया तो पूर्णांतरिक परावर्तन अपने आप आ जाएगा। फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए, तुरंत नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बार बार डस्टर लाना पड़ता है, जगह नहीं है यहाँ रखने के लिए, कोई बात नहीं। कर लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, मैं भी खड़ा रहता हूँ ना आपके पास में, स्क्रीनशॉट में भी आ जाऊंगा, मुझे भी देख लो इस बहाने। चलिए, तो अब इसको मैं मिटाता हूं। अब समझिएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखता हूं पहले में, ठीक है? परिभाषा क्या है सुनिएगा। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाए। आप समझ गए? सघन माध्यम से किस में जाए? विरल में जाए या जाती है। और यदि अब समझ में आ जाएगा आपके एक झटके में। और यदि आपतन कोण का मान, किस कोण का मान दोस्तों? आपतन कोण का मान, जो कोण आई था ना, उस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण यानी सी से, क्रांतिक कोण से क्या हो जाए दोस्तों? अधिक हो जाए। क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की जो किरण है वो पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है। सघन माध्यम में, आप नोट डाउन करते चले साथ के साथ, सघन माध्यम में लौट जाती है। और यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक, या शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ तो गए, TIR कहलाती है। क्या कहलाती है? TIR कहलाती है। रजिस्टर लाता हूं, TIR कहलाती है, ठीक है? TIR कहलाती है, समझिएगा। अभी देखिए क्या हुआ कि अभी मैंने आपको बताया, यहां समझिएगा कि ये माध्यम है, सघन है, ये सघन है और ये विरल है। समझना दोबारा, ये अविलंब था, प्रकाश की किरण आई, इधर अब ज्यादा ही हो गया, इधर क्या हुई दोस्तों? इधर अपवर्तित हो गई, ठीक है? अब ये मैंने आपको बताया था, ये 90 डिग्री पर पहुंच गया तो क्रांतिक कोण कहलाएगा, आई का मान है ना। अब इस आई के मान को मैं बढ़ा रहा हूं, आपतन कोण का मान इतना ज्यादा कर दूं कि ये क्रांतिक कोण यानी इस 90 डिग्री से भी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा हो जाएगा तो यहां जाने की बजाय प्रकाश की किरण वापस इसी माध्यम में क्या कर जाएगी दोस्तों? लौट जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तित मान लो या परावर्तित मान लो, लौट जाएगी। और वापस लौटने की जो घटना है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है? प्रकाश की किरण आई, अपवर्तित होकर विरल में चली गई। अब अगर आपतन कोण का मान इस 90 डिग्री यानी इस क्रांतिक कोण से आपने ज्यादा कर दिया तो ये वापस सघन माध्यम में चल जाएगी। और सघन माध्यम में जाने के कारण यह घटना क्या कहलाएगी? पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाएगी। लेकिन पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए दोस्तों 2 शर्त है। शर्त क्या है? ये भी आता है एग्जाम में कि पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि प्रकाश की जो किरण है ना, वो सघन से विरल में जाए। सघन माध्यम से किस में जानी चाहिए? विरल माध्यम में जानी चाहिए, तभी पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। अगर विरल से सघन में जाएगी तो पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि फिर अभिलंब की तरफ झुकेगी, फिर ये सारा सिस्टम बैठेगा ही नहीं। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि कोण आई का मान, किसका मान? कोण आई का मान ज्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। और ये क्वेश्चन एग्जामों में 1000 बार पूछा गया होगा, गिनती नहीं है दोस्तों। क्रांतिक कोण का मान, ये देखिए लिख रखा ना, आपतन कोण का मान, सॉरी क्रांतिक नहीं, क्या बोलते हैं, आपतन कोण या अपवर्तित, आपतन कोण या इंसिडेंट
एंगल, है ना, इसका जो मान है वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मैंने उल्टा बोल दिया था, कोण आई यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए, तो फिर घटना होगी कौन सी, पूर्णांतरिक परावर्तन। ये दो कंडीशन ऐसी जिसमें पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है, इसके अलावा कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसमें पूर्णांतरिक परावर्तन घटना होती है, ठीक है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, हाथ से मिटा देता हूं, बाद में धो लेंगे। देखिए इसके उदाहरण जो है वो कौन कौन से हैं, तो सुनिएगा। पहला उदाहरण जो है इसका वो है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। सीधा सवाल आता है एग्जाम में, हीरे का चमकना कौन सी घटना का उदाहरण है, पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा मृग मरीचिका दिखाई देना। आपने सड़क पे जब आप चलते हैं तो दोस्तों पानी देखा होगा, पानी, बस में चल रहे हैं, जीप में चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, तो आपको सामने पानी नजर आता है, धूप निकली होनी चाहिए, उस टाइम भी कौन सी घटना होती है, पूर्णांतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन घटना होती है। इसके अलावा दोस्तों कांच का चटका हुआ टुकड़ा चमकना, या कांच की जो दरार है उसका चमकना, उसके कोने पर पड़ता है ना प्रकाश तो चमकता है, पूर्णांतरिक परावर्तन कारण, वो भी कौन सी घटना है, पूर्णांतरिक परावर्तन घटना है। और एक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि लिखने से पहले मैंने दोस्तों आईएमपी लगा दिया है, वो क्या है, रेड पेन से लिख देता हूं, ऑप्टिक फाइबर। कौन सा है दोस्तों, ऑप्टिक फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु की जो घटना है दोस्तों, ये प्रकाशिक तंतु की घटना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को ही शो करती है। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, तो प्रकाशिक तंतु दोस्तों एक कांच की इस तरीके से नली होती है जिसमें प्रकाश इस तरीके से गमन करता है, तो इसको मुंह के जरिए अंदर घुसाते हैं। चिकित्सा प्रौद्योगिकी में काम आता है ये, और ये काम आता है एंडोस्कोपी करने में, ठीक है, एंडोस्कोपी करने में काम आता है, यानी शरीर के जो आंतरिक अंग है उनके अध्ययन में काम आता है, ठीक है, आंतरिक अंगों के अध्ययन में काम आता है। इसके अलावा प्रकाशिक तंतु की जो खोज है ना वो की थी दोस्तों नरेंद्र कपानी ने, ठीक है। टेलीफोन के वायर्स, फैक्स के वायर्स, फैक्स होता है ना, फैक्स करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को, उसके नीचे जो भूमिगत वायर्स होते हैं वो भी ऑप्टिक फाइबर्स के बने होते हैं। टेलीफोन की ब्रॉडबैंड कनेक्शन के पीछे की केबल होगी, उसमें भी आपने देखा होगा रंग बिरंगे तार होते हैं, वो भी प्रकाशिक तंतु की बनी होती है। इसके अलावा जो एंडोस्कोपी होता है उसमें मुंह के जरिए शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन करने में भी जो है प्रकाशिक तंतु की छड़का, कांचनुमा छड़का क्या किया जाता है दोस्तों, उपयोग किया जाता है। इसमें सिलिका होती है, क्वार्ट्ज होता है, और उस का फायदा ये होता है कि बहुत तेजी से प्रकाशिक तंतु के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के कारण बहुत तेजी से प्रकाश की किरण का संचार होता है, जिसकी वजह से तीव्र जो है आउटपुट मिलता है हमको कंप्यूटर पर, शरीर के अंदर के अंगों का अध्ययन करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन था। तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत प्रभाव से, इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए एक ही पार्ट में पूरी वीडियो को कंप्लीट करना संभव नहीं है, एक ही पार्ट में अगर वीडियो कंप्लीट करेंगे तो 3-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इतना समय मेरे पास भी नहीं होता है, शायद आपके पास भी एक दिन में इतना समय नहीं होता होगा कि 4 घंटे अपने एक ही सब्जेक्ट को पढ़े, इसलिए मैंने आधा पौन घंटे के जो वीडियोस बनाए। कल वाला जो वीडियो था वो 50 मिनट का था, उससे पहले वाला वीडियो आधे घंटे का था, आज भी शायद 30-35 मिनट का वीडियो भी हो चुका है। तो आज अपन इस वीडियो को बिल्कुल यहीं विराम देंगे दोस्तों। कल बाकी के जो प्रकाश के गुण हैं उनके उदाहरण और इसके अलावा लेंस दर्पण की बात हम करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। सभी विद्यार्थियों को आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सभी विद्यार्थियों को तो इसकी पहुंच बढ़ाएं ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके।